लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आखिर ये सीएए क्या है और इसका मुसलमान इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं? आप नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करेंगे? किन राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा? तो चलिए इन सभी तथ्यों को वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से किसी भी प्रकार की कोई भी खतरा नहीं है। सीएए को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी भी दे दी गई थी। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद में पास होने से पहले कैब यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून यानी कि एक एक्ट बन गया। नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विवादों से घिरा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुसलमानों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित, उन सभी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। विधेयक 3 देशों के इन धर्मों से संबंधित अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर 2 अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है। नागरिकता प्राप्त करने के परिणाम क्या हैं? विधेयक कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही की जाएगी या फिर नागरिकता बंद हो जाएगी। इस विधेयक में एक एक्सेप्शन है जिसमें कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंग्लोन्स असम में, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को नियंत्रित करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेजी पकड़ ली है।
सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद से ही यूसीसी को लेकर लोगों के बीच चर्चा हो रही है। यूसीसी क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। बता दें कि यूसीसी में देश के सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है। आसान भाषा में हम इसे समझें तो इस कानून का मतलब यह है कि देश के सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने के बाद कई बदलाव आएंगे, जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक जैसा नियम होगा। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, वहीं धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वहीं दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज़्यादा शादी आप नहीं कर पाओगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा भी नहीं हो सकेगा। यूसीसी को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की कहानियां, खिचड़ियां पक रही हैं, जिसके कारण ही कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असल में उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर यूसीसी के लागू होने के बाद क्या बदलाव नहीं होगा। यूसीसी के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई असर नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मौलवी नहीं करा सकेंगे। इस प्रकार में इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। अवैध प्रवासी वे विदेशी हैं जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमत समय से अधिक समय तक रह जाते हैं। विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह लाभ पाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 से भी छूट दी गई है। 1920 का अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट ले जाने का आदेश देता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि इसके लागू होने की तारीख से ऐसे अवैध प्रवासी के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। अधिनियम किसी व्यक्ति को प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, यदि व्यक्ति कुछ योग्यताओं को पूरा करता है। योग्यताओं में से यह एक है कि व्यक्ति पिछले 12 महीनों या पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो या फिर केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो। विधेयक ने इस योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए एक अपवाद बनवाया। व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की आवश्यकता को घटाकर 6 वर्ष कर दिया जाएगा। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार 5 आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जिसमें धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण, संविधान के प्रति असहमति दिखाना, युद्ध के दौरान दुश्मन से उलझना, भारत की संप्रभुता के हित में आवश्यकता सुरक्षा शामिल है, राज्य या सार्वजनिक हित, या यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर ओसीआई को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो। विधेयक में पंजीकरण रद्द करने के लिए एक और आधार जोड़ा गया है, वह यह है कि यदि ओसीआई ने देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन किया तो विधेयक पंजीकरण को रद्द कर सकता है। जब विधेयक लोकसभा में पारित हुआ तो अयोग्यता को नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के उल्लंघन तक सीमित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। साथ ही कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर भी देना होगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।